डेफिनेटली तुम्हारा शॉर्ट्स चैनल भी फ्रीज हो चुका है। और इस वीडियो में मैं तुम्हें ये तो बताऊंगा ही कि कैसे तुम अपने शॉर्ट्स चैनल को अनफ्रीज करवा सकते हो। साथ में ये भी बताऊंगा कि ऐसी कौन सी गलतियां हैं जिनकी वजह से तुम्हारा शॉर्ट्स चैनल फ्रीज हो जाता है। इनफैक्ट यही नहीं, हम इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि शॉर्ट को कैसे अपलोड करना चाहिए, किस टाइम पे शॉर्ट को अपलोड करने से हमारी शॉर्ट वायरल हो जाती है, शॉर्ट का एल्गोरिथम काम कैसे करता है, कीवर्ड्स और हैशटैग को टाइटल में कैसे यूज करना चाहिए और भी बहुत कुछ। तो आओ सबसे पहले ये जानते हैं कि शॉर्ट्स का एल्गोरिथम एक्चुअली काम कैसे करता है। तुमने कभी ना कभी अपने शॉर्ट्स चैनल पे कुछ ऐसे व्यूज के ग्राफ तो देखे ही होंगे जिसमें स्टार्टिंग में थोड़े बहुत व्यूज आते हैं, देन एक स्पाइक दिखती है एंड उसके बाद एक फ्लैट लाइन दिखती है और लास्ट में इस फ्लैट लाइन को देखने से ऐसा लगता है कि YouTube हमारी शॉर्ट किसी को भेज ही नहीं रहा है। बट ये सच नहीं है, बिकॉज जब भी तुम एक शॉर्ट को अपलोड करते हो YouTube पे तो YouTube का एल्गोरिथम तुम्हारी शॉर्ट को कुछ रैंडम लोगों को भेजता है। और वो ऐसा क्यों करता है आओ जानते हैं। क्या तुम्हें पता है YouTube ये कैसे डिसाइड करता होगा कि कौन सी वीडियोस मुझे भेजनी है, कौन सी नहीं भेजनी? आओ मैं बताता हूँ। YouTube मेरी वॉच एंड सर्च हिस्ट्री को देखने के बाद ही ये डिसाइड करता है कि कौन सी वीडियोस मुझे पसंद आ सकती हैं और उन्हें ही वो सजेस्ट करता है मुझे। और ऐसे ही एल्गोरिथम तुम्हारी शॉर्ट की कोर ऑडियंस को फाइंड करने के लिए उन रैंडम लोगों की वॉच एंड सर्च हिस्ट्री को भी चेक करता है। आओ इसे एग्जांपल से समझते हैं। मान लो एक एक्स पर्सन ने अपनी फर्स्ट गेमिंग शॉर्ट को अपलोड किया एंड YouTube के एल्गोरिथम ने शॉर्ट की ऑडियंस को फाइंड करने के लिए उसे इन 4 पर्सन्स को भेजा, जिसमें से पर्सन ए जो बस कुकिंग से रिलेटेड वीडियोस देखता था, पर्सन बी जो बस न्यूज से रिलेटेड वीडियोस देखता था, पर्सन सी जो बस फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोस देखता था एंड पर्सन डी जो एक हार्डकोर गेमर था और गेमिंग से रिलेटेड वीडियोस देखता था। अब एल्गोरिथम ने जैसे ही पर्सन एक्स की शॉर्ट को पर्सन ए को भेजा तो पर्सन ए ने 1 सेकेंड के अंदर उस शॉर्ट को स्वाइप अप कर दिया। अब एल्गोरिथम को ये साफ पता चल चुका था कि ये शॉर्ट कुकिंग से रिलेटेड नहीं है, वरना पर्सन ए इसे स्वाइप अप ना करता। इसीलिए एल्गोरिथम अगली बार इस शॉर्ट को पर्सन बी को भेजता है एंड अगेन पर्सन बी भी इस शॉर्ट को स्वाइप अप कर देता है, बिकॉज ऑफ कोर्स ये शॉर्ट न्यूज से रिलेटेड भी नहीं थी। एंड अगेन एल्गोरिथम को पता चल चुका है कि ये शॉर्ट ना ही कुकिंग से रिलेटेड है और ना ही न्यूज से रिलेटेड। इसीलिए एल्गोरिथम ये सेम प्रोसेस तब तक करता है जब तक उसे पर्सन डी नहीं मिलता, बिकॉज जैसे ही एल्गोरिथम पर्सन डी को वो शॉर्ट भेजता है तो पर्सन डी उस शॉर्ट को पूरा देखता है और साथ में उस शॉर्ट को लाइक भी करता है। अब एल्गोरिथम तुरंत पर्सन डी की वॉच एंड सर्च हिस्ट्री को चेक करता है और उन लोगों को भी ये शॉर्ट भेजने लगता है जिन लोगों की वॉच एंड सर्च हिस्ट्री पर्सन डी से मैच करती हो। अब अगर तुम अपने शॉर्ट के इंप्रेशन वाले ग्राफ को देखोगे तो ओवरऑल ये ग्राफ फ्लैट ही दिखेगा, बट अगर तुम यहाँ लास्ट 7 डेज वाला फिल्टर लगा के देखोगे तो तुम्हें यहाँ साफ दिखेगा कि YouTube तुम्हारे शॉर्ट के इंप्रेशंस को भेज रहा है, बट वो थोड़ा स्लो हो गया है, बिकॉज यहाँ YouTube पे एल्गोरिथम तुम्हारी शॉर्ट की ऑडियंस को फाइंड कर रहा है। इसीलिए तुम्हारी मोस्ट व्यूड वाली शॉर्ट का ग्राफ कुछ ऐसा दिखता है, बिकॉज जैसे ही एल्गोरिथम तुम्हारी शॉर्ट की ऑडियंस को फाइंड कर लेता है तो वो इंप्रेशन काउंट को बढ़ा देता है, जस्ट लाइक योर वायरल शॉर्ट। बट अगर तुम इस सीक्रेट ट्रिक को सही से यूज करोगे तो एल्गोरिथम तुम्हारी कोर ऑडियंस को फाइंड करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाने वाला। और वो कौन सी सीक्रेट ट्रिक है उससे जानने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि वो कौन सी गलतियां हैं जिनकी वजह से तुम्हारी शॉर्ट का व्यूड इतना कम है। मैंने बहुत सारी वायरल शॉर्ट्स को देखा और मुझे उन सब में एक चीज कॉमन मिली। मैं तुम्हें यहाँ प्ले करके तो नहीं दिखा सकता, बट जो चीज मुझे सब में कॉमन मिली वो थी इन 3 टाइप्स के हुक, जिसमें फर्स्ट नंबर पे आता है शॉर्ट का थंबनेल, सेकंड पे आता है शॉर्ट का टाइटल, थर्ड पे आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट के स्टार्टिंग के कुछ सेकंड्स। टाइटल और थंबनेल के बारे में वीडियो के आगे बताऊंगा और साथ में ये भी बताऊंगा कि तुम्हें कैसे और कितने बजे अपनी शॉर्ट को अपलोड करना चाहिए। सो स्टे ट्यून। अभी जानते हैं क्या सही में शॉर्ट के स्टार्टिंग सेकंड्स इतने मैटर करते हैं कि किसी भी शॉर्ट को वायरल करा सके? तो इसका जवाब है हाँ। आओ इसे अच्छे से समझते हैं। मान लो मैंने एक शॉर्ट बनाई जिसमें मैं रिवील करने वाला हूँ कि मेरी टोटल YouTube की अर्निंग कितनी है, बट शॉर्ट के स्टार्टिंग में ही मैं ये बोल दूं कि गाइस चैनल सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो एंड ऑल। तो क्या जो मेरी शॉर्ट को पहली बार वॉच कर रहा होगा उसे इन 3-4 सेकंड्स के अंदर ये समझ में आएगा कि मेरी शॉर्ट का पर्पस क्या है? ऑफ कोर्स नॉट, राइट? लेकिन अगर तुमने ये चीज सही नहीं की तो तुम्हारी शॉर्ट कभी भी वायरल नहीं होने वाली, जो है तुम्हारी शॉर्ट की लैंग्वेज। हाँ सीरियसली, तुम्हारी शॉर्ट की लैंग्वेज तुम्हारी शॉर्ट को वायरल कराने में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। इमेजिन करो मैंने एक वीडियो बनाई हो जो सिर्फ इंडिया में रहने वाले लोगों के लिए हो, लेकिन उस वीडियो को मैंने स्पेनिश में रिकॉर्ड किया हो, तो क्या उस वीडियो को 100% इंडियंस देख पाएंगे? ऑफ कोर्स नॉट, राइट? इसीलिए कोई भी वीडियो बनाने से पहले ये जरूर जान लेना कि उस वीडियो की एक्चुअल ऑडियंस कहाँ की होने वाली है। लेकिन भाई हम ये पता कैसे करें कि हमारी मैक्सिमम ऑडियंस कहाँ की है? आओ मैं बताता हूँ। इसके लिए सिंपली अपना YT स्टूडियो ऐप ओपन करो एंड इस एनालिटिक्स वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दो, देन इस ऑडियंस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दो।
थोड़ा स्क्रॉल डाउन करने के बाद तुम्हें यहाँ जियोग्राफिक का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक कर दो एंड इस 28 डेज वाले फिल्टर को लाइफ टाइम पे सेट कर दो। तुम यहाँ देख सकते हो मेरी 33% से भी ज्यादा ऑडियंस इंडिया की है। तो ऑफ कोर्स अगर मैं अपनी वीडियो की लैंग्वेज हिंदी रखूंगा तो नो डाउट 80 से 90% इंडियंस मेरी वीडियोस को आराम से समझ जाएंगे। लेकिन भाई क्या टाइटल और डिस्क्रिप्शन भी हमारी शॉर्ट को वायरल कराने में हेल्प करता है? वायरल ही नहीं, टाइटल और डिस्क्रिप्शन तुम्हारी शॉर्ट को अनफ्रीज कराने में भी काफी हेल्प करता है। आओ बताता हूँ कैसे। मान लो मैंने एक शॉर्ट बनाई हो जिसमें मैं माइनक्राफ्ट के गेम प्ले दिखा रहा हूँ, बट उसके टाइटल और डिस्क्रिप्शन में मैंने बीजीएमआई से रिलेटेड कीवर्ड्स और हैशटैग डाल रखे हो। तो अब भले ही मेरी वीडियो माइनक्राफ्ट से रिलेटेड थी, लेकिन यूट्यूब पे एल्गोरिदम उसे बीजीएमआई की वीडियोस देखने वाले लोगों को ही भेजेगा। इसका रीजन ये है कि यूट्यूब का एल्गोरिदम तुम्हारी शॉर्ट को नहीं, तुम्हारी शॉर्ट के मेटा डेटा को देखता है। और मेटा डेटा में आती हैं ये 3 चीजें, तुम्हारी शॉर्ट का टाइटल, डिस्क्रिप्शन और कीवर्ड। लेकिन भाई हमें हैशटैग्स और कीवर्ड्स को कितना यूज करना चाहिए अपने डिस्क्रिप्शन में? इसका कोई एग्जैक्ट नंबर नहीं है मेरे पास, बट मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो तुम्हें 10 से 15 हैशटैग्स और 20 से 25 कीवर्ड्स का यूज तो करना ही चाहिए अपने डिस्क्रिप्शन में। और भाई टाइटल में कितने यूज करूं? टाइटल में मैं सजेस्ट करूंगा कि तुम 5 से ज्यादा हैशटैग्स का यूज मत करो, बिकॉज ज्यादा हैशटैग्स यूज करने से एल्गोरिदम भी कंफ्यूज हो जाता है कि तुम किस हैशटैग को टारगेट करना चाहते हो। दैट्स वाई मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि तुम 5 से ज्यादा हैशटैग्स का यूज करो। और भाई क्या सही में हैशटैग्स और कीवर्ड को यूज करने से हमारा शॉर्ट चैनल भी अनफ्रीज हो सकता है? इसका जवाब है हाँ, बिकॉज जब भी तुम हैशटैग्स और कीवर्ड्स को अपने टाइटल और डिस्क्रिप्शन में यूज करते हो तो एल्गोरिदम को काफी हेल्प मिलती है तुम्हारी कोर ऑडियंस को फाइंड करने में। बाय द वे अगर तुम भी ये मिस्टेक करते हो तो 100% चांसेस आर कि तुम्हारा शॉर्ट चैनल भी फुल्ली फ्रीज हो जाएगा। और वो क्या है बताऊंगा, लेकिन उससे पहले 1 मिनट के अंदर ये जानते हैं कि कैसे तुम्हें अपनी शॉर्ट को अपलोड करना चाहिए। सिंपली अपना यूट्यूब ऐप ओपन कर लो एंड इस प्लस वाला आइकन पे क्लिक कर दो। अब जो भी शॉर्ट तुम्हें अपलोड करनी है उसे सेलेक्ट कर लो यहाँ से एंड अब इस ऐड साउंड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दो। थोड़ा स्क्रॉल डाउन करने के बाद तुम्हें यहाँ टॉप साउंड्स का ऑप्शन मिलेगा। बाय द वे टॉप साउंड्स के अंदर जितने भी सॉन्ग्स तुम्हें मिलते हैं वो सारे एकदम ट्रेंडिंग होते हैं, इसीलिए बहुत ज्यादा चांसेस है कि जो सॉन्ग तुम सेलेक्ट करते हो उस सॉन्ग के साथ तुम्हारी शॉर्ट्स भी वायरल हो सकती हैं। इनफैक्ट तुम देख सकते हो इस सॉन्ग पे टोटल कितनी सारी शॉर्ट्स बन चुकी हैं।